ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पूछते हैं कि मैं क्या करूं? खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर मेरे वॉच पे ये होता तो मेरी पहली फ्लाइट होती अबू धाबी, सेकंड फ्लाइट होती मेरी चाइना, थर्ड फ्लाइट मेरी होती रशिया। यही मुल्क था, यही लोग थे, यही हुकूमतें थी, यही इक़्तिदार था। अटल बिहारी वाजपेयी भी चल के आया था, मोदी भी चल के आया था और कश्मीर की बात भी हुई। और आज प्रैक्टिकली हम मकबूजा कश्मीर से हाथ धो बैठे। खुदा के लिए अपीजमेंट की पॉलिसी भूल जाएं। कंप्लीट फेलियर ऑफ आवर पॉलिसी ऑन द कश्मीर इशू। हिंदुस्तान को अपनी सफा हस्ती से मिटा के रख देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जिंदगी का ये आखिरी मार्का होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। पार्लियामान में आज किसी ने तजावीज़ दी, आज कोई जज्बाती हुआ और कोई जो है वो डाउनराइट बदतमीज़ी पे उतर आया। बदकिस्मती हमारी ये है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरी क़यादत को हम आहंगी से और मुत्तहिद होके यूनिलैटरली पॉलिसी के ऊपर गुफ्त शनीद करनी चाहिए, फ़िक्र मुबाहिसा करना चाहिए, वहाँ पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग हो, वहाँ पॉलिटिकल रेट्रिक हो, बिलो द बेल्ट अटैक्स हों, उससे बदकिस्मती से हम हाथ नहीं धो पाते, हम उससे अवॉइड नहीं कर पाते। आज भी हमने इस तरह का एक कुछ झलकें देखी, किसी ने अपीजमेंट पॉलिसी का ताना दिया, दूसरों ने बात की कि कश्मीर इशू वाकई इन रियलिटी किसने डाइल्यूट किया, किस दौर में डाइल्यूट हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली इससे एक इम्प्रेशन यही मिला कि जैसे अभी भी ब्लेम गेम खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हम। हुकूमत वक्त की जानिब से फवाद चौधरी गो के उन्होंने बेहतरीन तकरीर की, बड़े दिल से की और बहुत से लोगों के करीब वो वाले नुकात उठाए जो अभी तक नहीं उठाए गए थे, लेकिन फिर भी वो ये भूल गए कि अब वो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, वो ऐवान की कौन सी साइड पे बैठते हैं और उसकी वजह से उन पे कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है। शायद आज उनके जहन से एक बार फिर निकल गया जब इतने अहम मौके पर, इतने संगीन इशू पर, इतनी बड़ी बैठक में एक बार फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को उन्होंने ललकारा। और ऑफ कोर्स मुशाहिद साहब फिर खुद गुरेज तो नहीं करते, उन्होंने भी भरपूर जवाब दिया। सो दैट इटसेल्फ वाज इन वेरी बैड टेस्ट। ज़रदारी साहब ने बारहा बड़ी क्लैरिटी से बताया कि अगर उनके दौरे हुकूमत में होता तो वो किस तरह की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के अंदर इंगेज होते, किस तरह वो वर्ल्ड कैपिटल्स में जाते, बी इट अबू धाबी, बी इट रशिया, बी इट चाइना। सो वो बहुत क्लियर दिखाई दिए ये बताने के लिए कि हुकूमत वक्त कितनी नॉन क्लियर है, हुकूमत वक्त कितनी एम्बिगुअस है। मगर दैट बीइंग सेड, एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आज जॉइंट सेशन जो है वो उसका इख्तिताम हुआ। एक जॉइंट रेसोल्यूशन मुतफ़िक़ा करारदाद पास की गई जिसके अंदर ये फ़ैसला कर लिया गया कि तमाम तर सफारती रिलेशंस जो हैं वो डाउनग्रेड कर दिए जाएंगे, तमाम तर जो ट्रेड है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। किस तरह एक्चुअल अग्रीमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की उनको अब रिविज़िट किया जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का फ़ैसला भी किया गया। और ये भी बताया गया कि इस साल 14 अगस्त जो है वो कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ यकजहती में, सॉलिडारिटी में मनाया जाएगा। और 15 अगस्त जो भारत के लिए आज़ादी का दिन है वो ब्लैक डे तसव्वुर करके उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। साथ एक रेजोल्यूशन बड़ी डिटेल्ड है। रज़ा रबानी साहब एज़ ऑलवेज़ बहुत वोकल और बेहतरीन उन्होंने तकरीर की और कुछ तजावीज़, 6 नुकाती तजावीज़ पेश की। मुलाहिज़ा कीजिए। स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है और स्ट्रक्चरल चेंज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब लीड ये ऐवान, ये पार्लियामान लेगी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस ऐवान में बनेगी तो स्ट्रक्चरल चेंज आ सकता है। 6 नुकाती मगर सबसे अहम नुक्ता शायद यही कि स्ट्रक्चरल चेंज और किस तरह फिर बात आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, अपनी स्टैंडिंग बिल्ड करनी है बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के अंदर। किस तरह हम लोगों को अब सिर्फ वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि एशिया की तरफ अपना रुख करना है, अपने आप को रीप्रायोरिटाइज़ करना है, रीअलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी की कितनी ज़रूरी है। ही स्पोक वेरी वेल एज़ वेल। खुशामदेद कहेंगे हम चौधरी मंजूर साहब को, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब फ्रॉम PMLN, लास्ट बट नेवर द लीस्ट अली मोहम्मद साहब हैं हमारे साथ, फेडरल मिनिस्टर
मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, मुझे बताइएगा कि ये रज़ा रब्बानी साहब का स्ट्रक्चरल चेंज जिसकी वजह से कहते हैं कि लीड पार्लियामान से लेनी है, ये क्या यही बुनियादी तौर पे मसले का सबसे बड़े प्रॉब्लम ही है? अगर कह लिए तो ये गलत होगा? नहीं, देखिए ना, आप कहाँ पे आए हैं? जब क्राइसिस को जन्म लेता है आप कहाँ पे जाते हैं? पार्लियामेंट में आए ना। इज्तिमाई दानिश मुल्क की बिल्कुल पॉलिसी अल्टीमेटली आपने इस पार्लियामेंट को गालियां दी, जो कुछ किया, सारा कुछ किया, आप फिर वापस पार्लियामेंट पे आए। जो मियां रज़ा रब्बानी साहब जैसे लोग हैं, जो डेमोक्रेट हैं, जो ट्रू सेंस में हैं, अगर बिलावल साहब की आप स्पीच देख लें, आज जरदारी साहब ने कुछ बातें की गवर्नमेंट को भी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने एक तरीक़ेकार बताया गवर्नमेंट को, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन मैं इन चीज़ों से निकल कर मैं अब आता हूँ वे फॉरवर्ड। मैंने कल भी कहा कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। अगर ये आज शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे कि ये ख़त लिखा, ये ख़त लिखा, तो उस ख़त की बुनियाद पर आपने अपना होमवर्क क्या किया? कुछ भी नहीं। और आज मुझे एक अफसोस भी हुआ, शाह महमूद साहब से बड़ा ज़ाती रिलेशन भी रहा है, हम इकट्ठे काम भी करते रहे पीपल्स में। उन्हें शेख रशीद बनने की क्या ज़रूरत है आज, जिस तरह की वो गुफ्तगू और जज्बाती होकर नारे लगा रहे थे। अब पहले तो 3-4 चीज़ें मैर करनी पड़ेंगी मेरे ख्याल के मुताबिक। एक तो बैठना पड़ेगा सबको और अपनी ईगोज़ को एक साइड पे रखें। इस वक्त ना पीटीआई का इशू है, ना ये पीपल्स पार्टी का, ना PMLN का, ना किसी और पार्टी का, ना इवन फौज अकेली क्या रिजॉल्व कर सकती है? नहीं कर सकती। सो हम रिएक्टिव होकर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बुनियादी बात, मुझे लग रहा है आप अभी भी अपने आप को रोक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए? कौन रिएक्टिव हो रहा है? हु हैज द बिगेस्ट ईगो इन द रूम? सभी हैं, देखना पड़ेगा आज। मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक इस एटमॉस्फेयर में जो जॉइंट सेशन है, जिसकी तजवीज़ सबसे पहले बिलावल साहब ने दी, तो उसका एटमॉस्फेयर बेहतर करना पहली बात है कि गवर्नमेंट का काम था। तो आज आपको बुरा लगा है फवाद चौधरी जब बरसे मुशाहिद? वो भी, और उससे कल मुझे कल के चीज़ें जो थी उनको बैठकर, मेरा ख्याल मैंने कल भी बात की, तो ये अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कहीं ये अली मोहम्मद खान इतनी वजारत से भी ना चले जाए। अगर ये होते तो ये ज़्यादा बेहतर, कल का जो रेजोल्यूशन था उसको डिबेट के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रेजेंट। जब मैं इनकी तारीफ करता हूँ तो मुझे लगता है कि इनकी यहाँ से भी छुट्टी ना हो जाए। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। इतना अच्छा काम कर रहा था ये बंदा, तो ज़्यादा बेहतर था। सवाती साहब की क्या हालत क्या थी कि मैंने इंक्लूड कर लिया है। मतलब आप पहले सोचते कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो इसका मतलब कोई प्रेपरेशन नहीं थी गवर्नमेंट की। सो हैपेजेंटली सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो देखिए, अगर फर्ज कर लें, आपने कहा कि हम 14 अगस्त को यौम कश्मीर के तौर पर मनाएंगे, दैट्स फेयर इनफ, गुड पॉइंट। अब अगर आप 15 अगस्त को यौम स्याह मना रहे हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप जो इंडिया के अंदर जेन्युइन इंटेलिजेंशिया जो इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट के इस मूव के खिलाफ खड़ा है, जो जेन्युइनली जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए जंग की, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं चाह रहा हूँ कि मैं वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाह रहा हूँ। एक तो इनको सारों को बैठना पड़ेगा, डेलीगेशंस बनाने पड़ेंगे। अब 4 pronged स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 4 जिहतों पे आपको काम करना। नंबर 1 कि आपने जो केस प्रेजेंट करना है OIC में, वो नहीं होना चाहिए जो आप UN में जाकर केस लेकर जा रहे हैं। आपने जो केस यूरोप के अंदर लेकर जाना है ह्यूमन राइट्स का, वो नहीं है जो आप अपने इस्लामी ममालिक के अंदर लेकर जाएंगे। वहाँ पे तो खुद ऑलरेडी वो सारा तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस आप इन ममालिक में खुद कर रहे हैं, वो केस अलग होगा। जो UN के अंदर केस है, वो केस नहीं है जो आज नारे लगवाए हैं। ये पाकिस्तान की स्टेटस पोजीशन है। अब आपको देखना है कि UN के अंदर आपको क्या केस लेकर जाना है। मतलब केस क्या लेकर जाना है UN के अंदर कि वो अलाइव हो गई हैं वापस। जो कमेटी बनाई है ना वजीर आज़म ने, अब इस पे काम भी होगा। इट्स अ वैलिड पॉइंट बाय द वे। मतलब आप रेजोल्यूशंस जो हैं वो अलाइव हो गई। हम 26 अक्टूबर से पहले की जगह पे चले गए। मैं कल वो अगर शॉर्ट सुनवाना चाहें आपके लोग अगर देखें तो वो ढूंढे जो कल हरी सिंह के बेटे ने पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। नहीं, एब्सोल्युटली ठीक है।
वो वहां पे आपका केस डिफरेंट है। मैं- 3 केसेस हो गए। सो चौथा केस आपको इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंसिया है उनको भी आपने Access अपील करना करना है है this point in time। और खासकर मसलन मैं आपके प्रोग्राम में ये कहना चाह रहा हूं कि मसलन ये आर्टिकल 371A नागालैंड को देता है, यही स्टेटस देता है। 371B आसाम को, 371C मणिपुर को, 371F सिक्किम को और 371G मिजोरम को। अब क्या उनके अंदर वहां पे जो लोग हैं उनके अंदर क्या खौफ है, और अगर खौफ है उनके अंदर कि इनके बाद उनकी भी बारी आएगी, तो उनका केस क्या है पाकिस्तान के पास? जुबैर साहब, ये एक और बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया, जो इंडिया की इंटेलिजेंसिया है, उसी तरह जो प्रो इंडिया आपके पॉलिटिशियंस हैं, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला साहब, ये सारे अगर ये लीडरशिप इटसेल्फ नहीं तो इनकी जो नौजवान क़यादत या नौजवान जो इनकी नस्ल आगे आएगी वो ज़रूर अब जो है हुर्रियत लीडरशिप के नैरेटिव के ऊपर एटलीस्ट वल्नरेबल होगी, समझेगी उस पोजीशन को, बिकॉज ऑल ऑफ देम बेक वक्त इन सबको दीवार से लगा दिया गया है। सो आपको लगता है कि हमें जिस तरह ये कह रहे हैं तो स्ट्रैटेजी भी हो फॉर प्रॉन्ग्ड होनी चाहिए चौधरी साहब के मुताबिक, मगर एट द सेम टाइम हमें एक ह्यूमन अपील या ह्यूमन सेंटिमेंट के ऊपर भी अब काम करना शुरू करना चाहिए कि डायमेंशन बदल गई है पूरी सिचुएशन की। कश्मीर इशू देखें, उसमें महर, एक तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड बोलता हूँ, और हमें अब इस चीज़ पर डिबेट करनी चाहिए। ये डेलीगेशन भेज देना, इधर भेज देना उधर, और मैं ये को पीटीआई गवर्नमेंट की वजह से नहीं कह रहा, चाहे पीपीपी की होती या पीएमएलएन की होती है, सेम में मेरी पोजीशन सेम रहती है कि ये कहना है कि जी वो पहले हम डेलीगेशन पता नहीं कहाँ भेज देते, सऊदी अरेबिया भेज देते तो पता नहीं क्या हो जाता। देखें व्हाट इज़ द रियलिटी। रियलिटी ये है कि कश्मीर हम मिलिटरीली नहीं ले सकते, 3-4 जंगें हो चुकी हैं और उसमें कुछ भी नहीं हासिल हुआ है सिवाय तबाही के। दूसरी चीज़ है डिप्लोमेटिकली वी हैव नो चांस। 200 ममालिक में से 2 से ज़्यादा हमारे खुल के कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। दैट्स द रियलिटी ऑन ग्राउंड, जिसको हमें मानना चाहिए। मैं शाह महमूद को क्रिटिसाइज़ कर दूँ, मैं इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर दूँ, नवाज़ शरीफ के बारे में कहते थे जी ही इज़ टू सॉफ्ट, इस वजह से नहीं होता। आज सॉफ्ट है या हार्ड है, जो भी है वो अलग चीज़ है कि हम अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें एक दूसरे की और ज़रूर तंबीह करें, लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड ये है। अब मेरा तो ये है कि एक नई डिबेट ओपन होने की ज़रूरत है और पार्लियामेंट शुड लीड दैट डिबेट। पार्लियामेंट शुड डिसाइड कि हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करने हैं, जब हमारा जो लिमिटेशंस हैं उसको देख के। एक जो 14 अगस्त ज़रूर मनाए, 15 अगस्त ज़रूर मनाए कश्मीरियों के साथ। Why do you feel Parliament is not deciding? It is not deciding for the last 30 years, it is 40 years, it is not deciding. Let's be honest about it. कहाँ से डिसाइड करता है पार्लियामेंट? फॉरेन पॉलिसी इन जनरल एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस रीजन, अफगानिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, ज़ैम्बिया के बारे में, उगांडा के बारे में, स्वीडन के बारे में पार्लियामेंट को इख्तियार है, फॉरेन ऑफिस को इख्तियार है, बट जो काउंट करती हैं चीज़ें उसमें इख्तियार नहीं है। सो अभी भी अगर आप देखें 4 हमारे नेबर्स हैं इंडिया के साथ, तो ये स्टैंड ऑफ हो गया है। अफगानिस्तान हमारे लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, ईरान हमारे लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, सऊदी अरेबिया एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, यूएई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा। तो ये लिमिटेशंस देख के हमें अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। और अगर हमें कोर्स चेंज करना है, कोर्स चेंज करने का मैं सिर्फ लास्ट सेंटेंस ये कहूँगा, जिस तरह डेंग सियाओपिंग ने 1980 में ये कहा था ताइवान के हवाले से, इवन इफ हेवंस फॉल our focus will remain on economic development for the next 30 years। तो बात ये है कि आपको सब एक रियलिटी को देख के चल रहे हैं। इकोनॉमिकली हम इतने मैं अब अली मोहम्मद से भी पूछूंगी, मगर यू नो जुबैर साहब, आई थिंक इनका फोकस तो है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो आपने मिसाल दी, इस हुकूमत का फोकस है इवन इफ हेवंस फॉल अकाउंटेबिलिटी विल कंटिन्यू। तो वो एहतसाब है सर, कि एहतसाब के जरिए करप्शन का खात्मा हो, एहतसाब के जरिए नए पाकिस्तान की रास्ता हमवार हो। आप लोग हंस लें, मगर उनका तो क्लियर है ना, देयर एटलीस्ट वो दे नॉट मिंसिंग देयर वर्ड्स। लेकिन एहतसाब को डिसाइड कर देना कि सिर्फ अपोजिशन का।
अली मोहम्मद साहब, गो के बहुत से लोगों को ये स्ट्रेंज भी लगा कि शहजाद अकबर साहब ने भी आज करप्शन पे बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिफ्ताह इस्माइल साहब को भी गिरफ्तार किया गया. I personally, again, I don't think there's anything wrong with it because एक पहिया चलता है रियासत का, साथ साथ काम चल रहे होते हैं. मगर दैट बीइंग सेड सर, ये पिछले 48 घंटों में गो कि अब अच्छी रेजोल्यूशन आ गई है सामने, मगर जो हुआ, जैसे हुआ और जो आज भी हुआ, इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बहुत शुक्रिया. देखिए, मैं चाहूँगा मैं ज़्यादा आज कश्मीर पे बात करूँ. एहतसाब के हवाले से इतना ही कहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के कहने पे किसी को पकड़ा या छोड़ा जाता है. अब नैब को हम ये नहीं कह सकते कि चूँकि हम जॉइंट रेजोल्यूशन ला रहे हैं या जॉइंट सेशन है तो आप अपनी कार्रवाई रोक लें. मैं इस पे ज़्यादा नहीं बात करूँगा. मैं कश्मीर पे आज बात करना चाहूँगा. मैं समझता हूँ कि बावजूद अपनी तमाम कमज़ोरियों के और बावजूद हम लोगों की अपनी हरकतों के, ये पार्लियामेंट और जो हमारा एक जो सियासतदान का एक रोल है वो हर बार इस क्राइसिस में निकल के सामने आता है. 27 फरवरी को जब हिंदुस्तान ने हम पे बेईमाना अटैक किया और उसका फिर हमने जवाब भी दिया, लेकिन जो पार्लियामान का जवाब था उस जवाब के बाद तमाम कौम जो है वो इकट्ठी हुई और जो फिर हमारा एयर फोर्स ने उनको जो मार खिलाई और फिर उनका जो पायलट भी हमने पकड़ा, तो वहाँ भी आपको स्ट्रेंथ पार्लियामेंट से मिली. और ज़ाहिर है मैदान जंग में तो आपकी फ़ौज लड़ती है, लेकिन फ़ौजी भी पीछे मुड़ के देखता है कि मेरी कौम किधर देख रही है, मेरी कौम मेरे साथ है. तो कौम अब 22 करोड़ इकट्ठे तो नहीं निकल सकते बाहर. सो दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन देयर नेशनल असेंबली, इन देयर पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट रोज टू द ओकेजन. एंड उस वक्त भी और आज भी मैं समझता हूँ कि उसमें और आज में थोड़ा फ़र्क ये है कि बीच में चूँकि एहतसाब की वजह से काफ़ी इनकी लीडरशिप जेलों में गई है और सख्त हालात भी हैं आपस में हम दोनों के, हुकूमत और अपोजिशन के. रोज़ वी आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन. तो इन हालात में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके जॉइंट सेशन की, आपके पॉलिटिकल जो भी हमारा सिस्टम है इसकी एक बड़ी जीत है कि इतनी मुश्किल हालात में जो आपस में हुकूमत और अपोजिशन के हैं, जब मौका आया तो वहाँ भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ, लेकिन एवरीबॉडी रोज टू द ओकेजन. माजरत के साथ सर, एक सेकंड, मैं ये मानती हूँ आपकी हुकूमत बड़े नाजुक मरहले से गुजर रही है, मगर ये तो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ का बड़ापन हुआ ना कि उन्होंने रिकग्नाइज किया ये कौमी मसला है, वो अपने ज़ाती इशू से बढ़ के आए और सॉलिडारिटी अपनी एक्सटेंड की. ये तो फिर आप आज फिर इतना दिल जिगरा रखें एज अ फेडरल मिनिस्टर कि इनको खराज तहसीन पेश करें, अप्रिशिएट करें इनकी मैग्नानिमिटी. देखें, पहली बात तो ये, आई एम नॉट अ फेडरल मिनिस्टर, आई एम अ स्टेट मिनिस्टर. पहले तो इसकी वजाहत कर दूं. स्टेट मिनिस्टर जी. और दूसरी बात ये नहीं करना, फिर मैं नहीं समझूं. नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मुझे लगता है अब अगर मैं आपको अभी पीएम कहना शुरू कर दूं, अल्लाह आपको पीएम बनाए, लेकिन आपको बताना चाहिए कि मैं पीएम नहीं हूं. अच्छा, जो और सीरियस नोट, देखिए, समझूं, वक्फा ले लूं, नहीं अप्रिशिएट करना इन्हें, मैं अर्ज कर लूं. अब यानी जॉइंट, मैं ये समझता हूं कि आज का दिन हमारी जो पेटी राइवलरीज हैं और जो हमारी ईगोज़ हैं उसका दिन नहीं था और नहीं है. मौका ऐसा नहीं है. इस वक्त कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं. अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम से मैं उठ के आया और वहाँ मशाल मलिक साहब ने एक और खौफनाक बात बताई. उन्होंने बताया कि वहाँ से उनको इतलात हैं कि मकबूजा कश्मीर में बाकायदा हमारी बहनों की, माओ बहनों की, वो निकाल के घरों में जाके उनको रेप करना शुरू कर दिया है और कोई अट्रॉसिटीज़ उन्होंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दी हैं. जिस जेनोसाइड को रोकने की हम बात कर रहे हैं, हमारे जो आज हमारा जॉइंट डिक्लेरेशन था वो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड दैट. सो यहाँ दो बातें मैं करूँगा. नंबर वन, द लॉन्ग रन क्या करना है और इमीडिएटली क्या करना है. वहाँ आग लगाने के चक्कर में है नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से एक्ट ऑफ वॉर वो कर चुका है. अब हमने फैसला करना है हमने क्या करना है. इसमें मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि जंग मसले का इस वक्त हल है, लेकिन अगर जंग हम पे थोपी गई तो भीख में अमन नहीं मिलता. अमन तब मिलता है जब आंखों में आंखें डाल के आप दूसरे को बराबरी की सतह पे देखते हैं. और हम अल्हम्दुलिल्लाह 22 की 22 करोड़, मुझे तो इस पे भी यकीन है कि बाकी तो छोड़ें, मेरे से जो है मेहर अब्बासी मेरे से आगे होगी हाथ में बंदूक थामे. पूरी कौम अपनी फौज और कश्मीरियों के साथ है. ये मैसेज यहाँ से आज गया है, पार्लियामेंट से गया है, अपोजिशन से गया है, गवर्नमेंट बेंचेस से गया है. जुबैर साहब को बड़ी हंसियां आ रही हैं सर. मैं एक वक्फा ले लूं, बट मैं आपके जज्बात की मेहर अब्बासी सबसे आगे क्यों आ रही है सर? शक ना करें, अब्बासी हो, बुखारी हो, सबसे आगे ही होगी, मगर एक वक्फा ले लेते हैं.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो आज कुछ इकदामात तो लिए गए हैं जिसके अंदर आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर रहे हैं, आप ट्रेड ख़त्म करें। गो कि ट्रेड बाय द वे ज़्यादा धचका तो हमें खुद लग रहा है। आई वाज लुकिंग एट आपके 2016-17 के एक्सपोर्ट्स 348 मिलियन, 2017-18 के 350 मिलियन, इसके इवज़ पाकिस्तानी इंपोर्ट्स उधर से कम ही हैं, मगर यानी कि एनीवे, बट आई थिंक ये सॉलिडारिटी के लिए अच्छे मेजर्स हैं। नहीं, ये बुरे मेजर्स नहीं है, लेकिन सारे क्या हैं, रिएक्टिव्स हैं ना। जो As मैंने opposed कहा to कि what? प्रोएक्टिव नहीं, देखिए ना, हम आज उन्होंने कहा जी कि ये मैंने 1 जुलाई को खत लिखा, उस 1 जुलाई के बाद से आज तक हमने क्या प्रेपरेशन चौधरी की? साहब, वो हो गई ना बात, वो क्या नहीं, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ ना, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ ना, अब आगे जाना है। मतलब मुझे, अगर आप मुझे कहें, नहीं मेहर, देखे ना, मुझे इसके अंदर सारा हिंदुस्तान मेरा दुश्मन नहीं है। मैं जाती तौर पर, वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो इसको कंडेम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अकल की बात कर रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा अब अगर हम पहले तो करते कुछ नहीं है, करने लगते हैं तो रिएक्शन में वो चीजें भी कर जाते हैं। मसलन आज जो मैंने इशारा किया, क्या जरूरत थी शाह महमूद कुरैशी को? अब अगर आप केस ये लेकर जाएंगे दुनिया के सामने या यूएन के अंदर, ये केस नहीं है नारे लगवाने की कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मतलब ये केस पाकिस्तान अगर आज लेकर जाएगा तो ये केस आप यूएन के अंदर नहीं जीत सकते। यूएन के अंदर वापस आपने सिंपल ये बात करनी है, ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन यूएन के अंदर आपको अभी देखें, उन्होंने खुद अलाइव कर दी। नहीं मेहर, अभी खुद उन्होंने वो अलाइव कर दी ना, एक चीज को बैकआउट करके वापस। आपका केस क्या है कि मोदी ने वापस इंडिया ने जिंदा कर दी है वो, ठीक है, वो जिंदा कर दी हैं, आप उसको अलाइव करना पड़ेगा। अली मोहम्मद साहब, आपके पास क्या जवाब है इन चीजों के? क्योंकि अमित शाह जब आपके होम मिनिस्टर जब बने हैं भारत में होम मिनिस्टर, पहला काम उन्होंने डिलिमिटेशंस के इशू को एड्रेस किया है जम्मू एंड कश्मीर के, कि हिंदू मेजॉरिटी जम्मू को आप किसी तरह अलहदा भी करें और उधर इवेंचुअली व्हेन यू नो रीसेटलिंग उधर शुरू हो तो उधर का इवेंचुअल वोटर बने बाकी भारत के लोग जब एक्सेस करें तो। So I mean, ये this was writing on the wall, ना आपको IMF की राइटिंग दिखाई दी, ना ये राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई दी। तो अगर इनको ये मुख्तलिफ चीज़ों को अगर जोड़ें तो हम कह सकते हैं, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं, आप रिएक्टिव गवर्नमेंट है, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट नहीं है। देखें, हुकूमत हमेशा जो है बहुत सोच समझ के जो है वो अपना काम करती है। बाज़ औक़ात में आप प्रोएक्टिव काम करते हैं, बाज़ औक़ात आपको रिएक्शन में भी जो है वो बात वो करनी पड़ती है। आज पता नहीं ज़ुबैर साहब को क्यों बड़ा वो हंसी आ रही है। मैंने वहाँ जो है कश्मीर में शहीदों की बात की कि लोगों के घरों में बच्चियाँ शहीद की जा रही हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। आपने कहा कि आप रिएक्ट करते हैं, भाई आप रिएक्ट नहीं करते, आप सो रहे होते हैं, आप सोते हैं सारा दिन। देखिए यहाँ पे सुन लेना, यहाँ चौधरी साहब ने एक बात की, उनकी अपनी राय है कि शाह साहब को आज ये बात कुरैशी साहब को नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि आज की जो कुरैशी साहब ने जो एंड वो कर रहे थे, जो उन्होंने कुछ नारे लगाए, वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए नहीं था। ये जब देखें, एंड आई एम नॉट बीइंग इमोशनल, मैं सोच, मेरे ख्याल में मैं बहुत ही ठंडे दिमाग से ये बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल तरीक़ाकार वही होगा जो यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक है, जो हम नहीं नेहरू लेके गया था। और नॉट ऑन वन बट आई कैन कोट अराउंड 10 ओकेजन मेरे पास हैं, जिसमें मोर देन 10 ओकेजन ऑन वेरी वेरी हाई प्रोफाइल जगहों पे नेहरू ने ये बात की थी कि प्लेबिसाइड होगा, वहाँ पे प्लेबिसाइड होगा, कश्मीरियों का हक है कि वो हमारे साथ रहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहते हैं। और उसने ये भी बात की थी, उसकी एक स्पीच मेरे पास वो भी है जिसमें कहता है कि बैयोनेट पे कि आप बंदूक की नाली पे आप संगीन पे उनसे फैसला नहीं करा सकते। ये बातें हैं और हम भी ये कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन। But my point is, number one, founder of the nation, कायद-ए-आज़म जब कहते हैं कि शहरग है, शहरग किसी और के हाथ में नहीं दी जाती, नंबर वन। नंबर टू, खुदा के वास्ते माजी की धुंधलकों से निकलें। मोदी ने हमारे शहरग पे पैर रख के मसलने की कोशिश की है और उधर जज्बा देखें। मैंने अली गिलानी जैसे, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लेना, ये मेरा पॉइंट ले लें जरा। अली गिलानी साहब इस उम्र में इंतहाई ज़ौफ़ की हालत में जब वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, वहाँ जब बुरहान वानी और वहाँ जब सब के सब पाकिस्तान के झंडों में लिपट के कफन की जगह झंडे में पाकिस्तान के जो दफन हो रहे हैं, मैसेज बड़ा क्लियर है। खुदा के वास्ते मकबूजा कश्मीर में वो फैसला कर चुके हैं। अब हमने फैसला करना है कि हमने खड़ा होना है कि नहीं होना। खड़े हम हैं, लेकिन हमने आगे क्या करना है। देखें, मैं ये समझता हूं, आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि हमें वी शुड डिक्लेयर वॉर एंड दिस इज वॉर। आई एम नॉट सेइंग दिस,
What I'm saying is کہ ہم نے 2-3 pronged strategy سے آگے لے کے جانا ہے. مجھے ایک وقفہ لینے دیں and then بھی اس کے اوپر ذرا اور ایکسپینڈ کر نیو نارمل بھارت نے ہم پہ سیٹ کیا تھا ابھی حال ہی میں بالا کوٹ اٹیکس کے بعد. اس نیو نارمل کو اگر ہم اس کشمیر کے تناظر میں دیکھیں, یو آر سینگ آنے والے دنوں میں ایل او سی کے اوپر مزید جو ہے ایگریشن بڑھے گی. ہاؤ ول وی ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. زبیر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ تو آف کورس اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اکنامکلی ہمیں مضبوط ہونا ہوگا, کہ ہمیں دنیا سیریسلی لے, مگر جسٹ اے کوسچن سر, کیونکہ اتنا ذکر ہو رہا ہے کہ کس کے دور میں کیا ہوا, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز, مگر آج اگر نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے تو کیا مختلف کر رہے ہوتے؟ جی ایک انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر شہرک ہے اور مودی نے اس کو روندا ہے. بالکل صحیح کہا, لیکن مجھے صرف یہ جواب دیتے ہیں کہ مودی کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 370 ریپیل کریں گے. مودی جگہ جگہ الیکشن کیمپین کے دوران یہ کہہ رہا تھا, اور ہمارے وزیر اعظم ایز پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہی وانٹس ٹو سی مودی ایز دا پرائم منسٹر. ویسے بھی ڈپلومیسی میں یہ نہیں آپ کہتے ہیں. سو اتنی ان کی کم کیا کہنا چاہیے شیلو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک شخص جو کہ کشمیر کے بارے میں کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ وہ یہ کرنے جا رہا ہے, اور یہ اس کو پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ جی کانگریس کے بدلے ہم چاہتے ہیں کہ مودی بنے پرائم منسٹر. اب آپ جو بھی اس سے اخذ کر لیں. دوسری چیز, اکنامکلی جو مرضی آپ نعرے لگا لیں, پاکستان اکنامکلی اس وقت اتنا کمزور ہے کہ 1971 کے بعد اتنا کمزور نہیں تھا, اور انسسٹینیبل ہے. اگر ہمارا تھوڑا سا بھی ہم نے, جب فوج نے یہ طے کیا کہ ہم ایڈیشنل اخراجات نہیں کریں گے اس سال کے بجٹ میں, اب اگر آپ نے ہائٹن ٹینشن میں جانا ہے تو ظاہر ہے اخراجات بڑھیں گے. سو وہ کہاں سے نکلیں گے؟ کہیں اور سے نکلیں گے. جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے نکال کے آپ یہاں لگائیں گے. کین پاکستان افورڈ؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہمیں انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, جو بھی ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو بھی کرنا چاہیے, لیکن کین پاکستان اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے جو شیئر. مگر سر آپ کو نہیں, ایک تو ملٹری نے بھی کہا ہے ویل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, گو کہ اس سے پہلے میں یہ بہت مجھے آبزرو کیا, ایک اسٹرائکنگ چیز تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جب پہلے بیٹھی تھی انہوں نے کہا پولیٹکلی مورلی ڈپلومیٹکلی ہم جواب دیں گے. دین کمز دا کور کمانڈر میٹنگ اور ان کا اسٹیٹمنٹ کہ آن ٹو اینی ایکسٹینٹ. تو خان صاحب دلیر خان صاحب ہیں, نہ ڈر ہیں, آپ کو پتہ ہے فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں, پھر پش کمز ٹو شو. پیسے چاہیے ہوتے نا, پیسے بھی تو چاہیے ہوتے ہیں, پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو منی. آپ کو علی بھائی جتنی بری لگے بات, یہ سچ ضرور ہے. جس طرح میں نے کہا ایک نیو نارمل سیٹ کیا تھا شام اسٹرائکس کے بعد بالا کوٹ میں انڈیا نے, ویئر دے کیپ ٹیکنگ دا تھریشولڈ اپ, دے کیپ پشنگ اٹ. ڈو یو تھنک ایل او سی کے اوپر مزید ایگریشن اگر آنے والے دنوں میں ہوئی اینڈ دے کیپ پشنگ اٹ, ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ان آر فیور, ان دا کشمیری لوگوں کے فیور میں, کہ دنیا دیکھے یہ بھارت کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ معاشی کمزوریاں یا مسائل ہیں وہ بالکل ہیں, لیکن اگر آپ اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں, آپ 65 سے لے کے ماضی میں جائیں, غزوہ خندق تک چلے جائیں, جب صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا اور انہوں نے شکایت کی یا ان کی بات آئی کہ ان کو تکلیف کی حالت میں, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹھ مبارک دکھائی, انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا موقع آیا, ہم پاکستانی, آپ, میں, ہم سب, ہم ایک وقت روٹی کھائیں گے, اپنے بدن سے خون نکال کے, اپنے بدن سے خون سے جو ہے نا, ابھی تو نہیں ہے, ابھی تو آپ نے, اور تو یہ بات تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے. یہ بات تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اگر ایکٹ آف وار ادھر سے ہوا یا ضرورت پڑی میدان جنگ میں, تو پھر 5-1 لاکھ فوج تھوڑی لڑے گی, پھر تو ہم سب لڑیں گے. مجھے بتائیں ریالٹی چیک ملا ہے عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اصلیت کے حوالے سے؟ صرف ہاں یا نہ میں سر, میرے پاس وقت کم ہے. اچھا, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہلا آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس نے امریکہ کے وزیر اعظم کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر. اچھا, اور کچھ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں سمپل بات ہے کہ پہلے جو ہمیں کرنا ہے پہلے اس پہ جائیے. آپ پہلے جنگ پہ جا رہے ہیں, جنگ تھوپی گئی اگر پاکستان کے اوپر, پاکستان کی آپشن نہیں ہے, لیکن پہلے بات سن لے نا, جنگ اگر ہم پہ ڈالی گئی تو ہم لڑ لیں گے, لیکن اس سے پہلے اس پہ میں سمجھتا ہوں انڈیا کمزور وکٹ پہ آیا ہے.
आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, उसको पकड़ लें इस moment को, seize कर लें इस moment उसको को। सीज करके उसको हमने विन ओवर करना है दुनिया को। एब्सोल्युटली एग्री विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा कश्मीरी बहनों भाइयों को भी जो बहुत गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं अभी अपने घरों के अंदर, उस वादी में जिसको वो अपना घर समझते हैं मगर उनको अजनबियों की तरह रखा जा रहा है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।